बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर तारिक अली शेख एज ENT हेड एंड नेक सर्जन प्राइवेटली या प्रैक्टिस इन सादान हॉस्पिटल जोहर टाउन। अच्छा, काफ़ी पेशेंट्स ने क्वेश्चन किया हुआ है कि सर बच्चे स्कूल में चले जाते हैं तो जब भी स्कूल से आते हैं तो नाक से थोड़ी थोड़ी उनकी ना ब्लीडिंग आती है जिसे हम नक्सीर कहते हैं, तो उसमें क्या करना चाहिए, उसका क्या ट्रीटमेंट है। तो बुनियादी तौर पे जो बच्चे होते हैं अक्सर देखा गया है कि नाक से थोड़ी थोड़ी ड्रॉप वाइज ब्लीडिंग आती रहती है और उसमें वन ऑफ द मोस्ट कॉमन काज जो 99% देखा गया हुआ है दैट इज़ फिंगर नेल ट्रामा, कि बच्चों के नाखून बड़े होते हैं और नाक में खुश्की होती है, ड्राइनेस हो जाती है, वो ड्राइनेस की वजह से क्रिस्ट बने होते हैं। अच्छा, वो जब भी नाक के पास जाते हैं वो क्रिस्ट निकालते हैं तो ब्लीडिंग आना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि नाक के आगे वाले हिस्से पे छोटे छोटे ना ब्लड वेसल्स हो जाती हैं जिसे हम ब्लड के जुगटा कहते हैं। तो वो जैसे ही क्रिस्ट निकालते हैं नीचे ब्लड वेसल जो खुल जाती हैं, अल्टीमेटली वहाँ से ब्लीडिंग आना स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसे पेरेंट्स के लिए टेक होम मैसेज ये है कि एक तो बच्चों का नाखून जो बड़े नहीं होने चाहिए, एक और रिपीटेडली नाक खुश्क नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब भी ठंडी गर्म हवा डायरेक्टली नाक में चली जाती है तो वहाँ पे जो ड्राइनेस क्रिस्ट बन जाते हैं तो नीचे ब्लड वेसल्स खुल जाते हैं और ब्लीडिंग आना स्टार्ट हो जाती है। आप उसको मुलायम रखें, आप उसको ना ड्राई ना होने दें। तो उस जगह पे आप बेशक पॉलीफेस जैसे स्किन ऑइंटमेंट आती है वो बेशक आप उसके ऊपर लोकल लगा दें, या वाइट पेट्रोलियम जेली आती है वहाँ पे आप लगा दें, या लिक्विड पैराफिन इवन आते हैं तो आप उसका नाक के उस जगह पे आप लगा दें जिससे वो ड्राइनेस ना हो। बेसिकली जब ड्राइनेस नहीं होगी तो क्रिस्ट नहीं बनेंगे, इचिंग नहीं होगी अल्टीमेटली। अच्छा, दूसरा देखा गया वो बच्चे जिनको अगर स्कूल से आते हैं या कहीं पे भी गए थे और बाद में ब्लीडिंग आना स्टार्ट हो गई जैसे नक्सी वगैरह, मगर साथ साथ में पेशेंट को नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार वगैरह है, तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन। ऐसे बच्चों में इन्फेक्शन है तो ऐसे पेशेंट को फिर हम एंटीबायोटिक देते हैं, एंटीपायरेटिक देते हैं, एंटीहिस्टामिन वगैरह दे देते हैं, साथ में हम नेज़ल डिकंजेशन ड्रॉप्स वगैरह दे देते हैं जिससे ब्लीडिंग वगैरह स्टॉप हो जाती है। ऐसा एलर्जी है जिससे छींकी आती हैं, नाक से पानी आता रहता है पतला सा, सुबह से उठते वक्त 10 से 15 छींकी आती हैं। तो ऐसे पेशेंट तो जिस चीज़ से एलर्जी होती है उसके बाद ब्लीडिंग आना स्टार्ट हो जाती है, तो जिस चीज़ से एलर्जी है उससे हम अवॉइड करवाते हैं और साथ में फिर ये लोकल एप्लीकेशन वगैरह हम पेशेंट को, और साथ में हम उसको एंटीहिस्टामिन देते हैं, तो इससे 99% चीज़ें सेटल हो जाती हैं। दूसरे वो पेशेंट होते हैं को खुदा न खासा एक्सीडेंट हो गया था, अच्छा वो ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया या चलते चलते फॉल हो गई, गिर गए, या बाइक पे मियाँ और बीवी जा रहे थे वो फॉल हो गए, गिर गए, वो खुदा न खासा ब्लीडिंग आना स्टार्ट हो गई, या आपस में दो दोस्त लड़ पड़े थे, फाइट, उसके बाद ब्लीडिंग आना स्टार्ट हो गई थी। दैट इज़ बिकॉज ऑफ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट जो ट्रामा की वजह से होता है। तो ऐसे पेशेंट फ़ौरन इमरजेंसी में आ जाते हैं। अच्छा, बाद पेशेंट तो वो होते हैं जो CT स्कैन करा के आ जाते हैं, MRI वगैरह करा के आते हैं, क्योंकि वो आते ही कहते हैं सर वो ब्लीडिंग दिमाग से तो नहीं आ रही, ये देख लें, CT स्कैन देख लें, MRI वगैरह देख लें, तो कहीं ब्लीडिंग दिमाग से तो नहीं है। तो ब्लीडिंग बेसिकली दिमाग से नहीं होती, नाक की हड्डी है उसके आसपास ही होती है। तो ऐसे पेशेंट को हम फर्स्ट रीएश्योरेंस करते हैं कि कोई ख़तरे की बात नहीं, कोई परेशानी की बात नहीं, ब्लीडिंग बिल्कुल स्टॉप हो जाएगी। दूसरा पेशेंट को ना फिर हम लीन फॉरवर्ड करते हैं, यानी कि आगे करके फिर उसको ना थंब और फिंगर के साथ उसको पिंच करते हैं और साथ में पेशेंट को कहते हैं आप मुंह खोल के सांस लें, लंबे लंबे सांस लें, और कोई परेशानी की बात नहीं। तीसरा हम पेशेंट को कोल्ड स्पंजिंग करवाते हैं, चेहरे पे, गर्दन पे, वहाँ पे कोल्ड स्पंजिंग करवाते हैं जिससे जो है ना ब्लड की वेजो कॉन्स्ट्रक्शन वगैरह हो जाती है, प्लेटलेट्स की एग्रीगेशन हो जाती है, अल्टीमेटली वहाँ पे ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है। और चौथा हम उसको डिकंजेशन स्प्रे वगैरह देते हैं जिससे ज़ाइलोमेटाजोलिन फॉर्म में आता है, उससे ब्लीडिंग वगैरह स्टॉप हो जाती है। तीसरे नंबर पे वो पेशेंट होते हैं जो ऑन एंड ऑफ, कभी दफ्तर में थे, कभी कॉलेज में थे, कहीं पे थे, एक आधा ड्रॉप आ गया, फिर 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन के बाद देखा थोड़ा सा एक आधा ड्रॉप्स वगैरह आ गया। जब उसको नाक का मुआयना करते हैं या 0 डिग्री एंडोस्कोप से मुआयना करते हैं तो वहाँ पे हम देखते हैं कि एक आधा ड्रॉप ना कैजल बैक प्लेक्सस से आ रहा है। अच्छा, कभी हफ्ते के बाद, कभी 2 हफ्ते के बाद, तो जहाँ जहाँ से ड्रॉप्स आते हैं तो उसको फिर हम सुन करके उस जगह पे ना कॉटराइजेशन कर देते हैं, उसको हम सुन करके सील कर देते हैं जिससे ब्लीडिंग बिल्कुल स्टॉप हो जाती है, जिससे ब्लीडिंग थी नहीं। अच्छा, कुछ पेशेंट चौथे नंबर पे वो होते हैं जिनको एक्टिव ब्लीडिंग आती है, नाक से धड़ाधड़ ब्लीडिंग आती है, नाक के पीछे साइड से ब्लीडिंग आती रहती है और साथ एक्सेसिव ब्लीडिंग होती रहती है। तो ऐसे पेशेंट को हम नाक की पट्टी करते हैं, 2 दिन 3 दिन के लिए पट्टी करते हैं। अगर नाक के उसके बावजूद भी गले की से ब्लीडिंग आती है तो इवन हम पोस्टीरियर नेज़ल पैकिंग कर लेते हैं, 2 दिन 3 दिन पैक रख लेते हैं। साथ में उसको पेशेंट को हम IV एंटीबायोटिक वगैरह दे देते हैं, एंटीपायरेटिक दे देते हैं, एंटीहिस्टामिन वगैरह दे देते हैं, जिससे 2 दिन 3 दिन के बाद पट्टी वगैरह निकाल देते हैं। अंडरलाइन
जो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है वो उसका सेटल हो जाता है। अच्छा, वो पेशेंट होते हैं जो डिस्प्लिन वगैरह इस्तेमाल करते हैं, कार्डियक के पेशेंट हैं या लिवर की प्रॉब्लम की वजह से या ब्लड की प्रॉब्लम की वजह से या गुर्दों की प्रॉब्लम की वजह से, इनमें अगर हो जाता है तो अंडरलाइन जो काज है बेसिकली उसको हम ट्रीट कर लेते हैं। जो कार्डियक वाले पेशेंट, उनको ब्लीडिंग मुसलसल होती जा रही है और वो एस्पिरिन ले रहे हैं या डिस्पिरिन ले रहे हैं, उसको फिर हम टेम्पररी 5 to 7 डेज़ या बाद का 10 डेज़ के लिए वो बंद कर देते हैं, क्योंकि वो खुद एंटीप्लेटलेट्स होती है और जिसकी वजह से ब्लीडिंग वगैरह होती रहती है, तो वो हम स्टॉप करा लेते हैं। और साथ में पेशेंट को जो बीपी का प्रॉब्लम है, शुगर का प्रॉब्लम है, अंडरलाइन थायराइड को कोई प्रॉब्लम है, उसको हम ट्रीट कर लेते हैं, जिससे पेशेंट बिल्कुल सेटल हो जाते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट नक्सी ब्लीडिंग का होना, उसके काजेज़, उसकी इन्वेस्टिगेशन, ट्रीटमेंट एंड फॉलोअप। नाक से ब्लीडिंग आती है, चाहे बच्चों में हो, बड़े में हो, किसी को भी प्रॉब्लम है, तो you can ask any question in comment box. I will certainly answer, and if you can't get one to appointment, you can consult also at Sadan Hospital, Johor Town. Thank you so much.